हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चंद्रा केमिस्ट्री ट्यूटोरियल बाय एन.के। वैसे तो मैंने फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉट फर्स्ट, सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 11th स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट में कंप्लीट करा दिया। मेन थ्योरीज को डिस्कस कर दिया है, बट मैंने उसका ना तो नोट्स प्रोवाइड कराया है और ना ही सिस्टमेटिक वे में बताया। कोई एक टॉपिक को रैंडमली उठा करके उसको डिस्कस कर दिया, किसी दूसरे टॉपिक को उठाया रैंडमली डिस्कस कर दिया। तो अभी के जो वीडियोस के सीरीज़ आएंगे मेरे, वो प्रैक्टिकली नॉट प्रैक्टिकली पर्टिकुलरली +1 के बच्चों के लिए आएंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी और चीज़ों को मैं NCERT को मेनली मैं पकड़ के रखूँगी। NCERT, क्योंकि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो या +2 साइंस बेस्ड किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन आएंगे NCERT से ही, NCERT के लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट होना चाहिए, ईच एंड एवरी लाइन का कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर NCERT में कोई एक लाइन लिखा हुआ है तो उस लाइन का मतलब क्या होता है, वो लाइन कहाँ कहाँ से लिंक है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी होगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले मैंने जो टॉपिक उठाया वो है एटम। ये टर्म आया कहाँ से? तो एटम टर्म एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसको एटोमियो कहते हैं। एटोमियो दैट इज अनकटेबल, अनडिविजिबल, यानी कि एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है अनडिविजिबल और अनकटेबल। ठीक है, एटम के बारे में पहली थ्योरी तो मैंने इसको डिटेल में तो पहले पढ़ा दिया कि हमारे कनद मुनि ने इसके बारे में बताया था, एक ग्रीक फिलोसोफर ने भी इसके बारे में बताया था, डिमेट्रिकस ने इसके बारे में बताया था। लेकिन हमारे साइंस में, मॉडर्न साइंस में इसका जो श्रेय जाता है वो डाल्टन साहब को जाता है, जॉन डाल्टन को। ठीक है, तो हमें एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब को ही पढ़ना, और डाल्टन साहब ने वही बताया है जो हमारे कनद मुनि ने बताया था और डिमेट्रिकस ने बताया था, उसी चीज़ को उन्होंने बताया हुआ। तो डाल्टन साहब ने बताया था कि जो हमारा एटॉमिक थ्योरी है वो किस किस पे बेस्ड है, वो 2 लॉ पे बेस्ड है। पहला लॉ यहाँ पे क्या है? पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये दोनों लॉ कहाँ मिलेंगे? ये लॉ मिलेंगे आपको फर्स्ट चैप्टर में। पढ़ रहे हम सेकेंड चैप्टर, ये दोनों लॉ आपको मिलने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में। मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दे रही हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अगर हमने 100 ग्राम CO लिया और 100 ग्राम O2 लिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कुछ और मत लगा, तो जो CO2 बनेगा वो 100 + 100 200 ग्राम बनेगा। यानी कि अगर मैं मटर पनीर बना रही हूँ तो ½ kg अगर पनीर है, ½ kg पनीर और ½ kg मटर है, तो हमको जो टोटल वेट मिलने वाला है, अगर मैंने पानी वगैरह को ऐड नहीं किया, तो कुछ भी ऐड नहीं किया, ½ kg पनीर को लिया और ½ kg मटर को लिया और सॉल्ट तक ऐड नहीं किया है, तो हमको टोटल वेट 1 kg ही मिलेगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हुआ। इसके बारे में डिटेल में चैप्टर फर्स्ट में बताया गया। अगर मैं अपनी सीरीज़ में चैप्टर फर्स्ट बनाऊंगी तो मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूंगी। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। ये लॉ कहता है कि अगर मान लो कि हम कोई केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि वाटर H2O, अगर हमने वाटर लिया हुआ है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही होगा। अगर हमारे पास वाटर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही होगा, भले ही वो वाटर हम समंदर से ले लें, इनफैक्ट नदी से ले ले, कुएं से ले ले, या अपनी सलाइवा से निकाल लें, या फिर हम वेजिटेबल के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनसे ले ले। अगर हमारे पास वाटर है, वाटर नाम का सब्सटेंस होगा, तो उसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही होगा। तो मास रेशियो इसका क्या हो जाएगा? 2:16। 16 वेट होता है, मास होता है ऑक्सीजन का, 2 हो गया हाइड्रोजन का, दैट इज 1:8। ठीक है, ये डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा डाल्टन का थ्योरी है वो थ्योरी बेस्ड था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में और लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन पे। उन्होंने इसी पे बेस्ड अपनी थ्योरी दी। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया? तो डाल्टन साहब ने बताया कि
जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, जितने भी, ये भी एक सब्सटेंस है, मैं भी एक सब्सटेंस हूँ, जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वो सारे के सारे सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस किस चीज़ के मिल के बने होते हैं? एटम के मिल के बने होते हैं, और साथ ही साथ दे आर इनडिविजिबल। हालांकि वो पूरी तरह से यहाँ करेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इसको करेक्ट मान के चलते, क्योंकि हम इनकी थ्योरी को पढ़ रहे हैं, हम अपनी थ्योरी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि सारे के जो सारे सब्सटेंस होते हैं एटम से मिलके बने होते हैं, और ये एटम होते हैं इनडिविजिबल। सेकेंड उन्होंने बताया कि जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के, वो सारे के सारे आपस में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, और उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम होगी। मतलब अगर मैंने ले लिया इतना बड़ा सा रड गोल्ड का, और मैंने इसकी सर्जरी करनी शुरू कर दी, सर्जरी शुरू कर दी मतलब इसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं कि सर्जरी करते करते, एनालिसिस करते करते बीच में मेरे को 1 मोल सिल्वर का मिल गया, 1 मोल प्लेटिनम का मिल गया, 1 एटम आयरन का मिल गया। अगर वो प्योर गोल्ड है तो 100% प्योर गोल्ड है, तो इसमें चांस ही नहीं कि मुझे गोल्ड के अलावा किसी और का भी एटम मिलेगा। तो इसी स्टेटमेंट को उन्होंने सेकेंड में बताया है कि जितने भी एलिमेंट है उसके सारे के सारे एटम आपस में आइडेंटिकल होते हैं, उनकी मास आइडेंटिकल होती है, उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट के सारे एटम आपस में एक जैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर मिल जाएगा, सेम और डिफरेंट, उन्होंने डिफरेंट वर्ड बोला था, मैं सेम भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सेम या डिफरेंट 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर मिल गए तो वो बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, आप अगर डाल्टन साहब के स्टेटमेंट पर वाइज जाइएगा तो उन्होंने बताया था कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कंपाउंड बना देते हैं। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया था डाल्टन थ्योरी में कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। हम डाल्टन की बातों को यहीं तक पढ़ेंगे, हालांकि केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम के अलावा रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, लेकिन चूंकि अभी हम अपनी थ्योरी नहीं पढ़ रहे, अपना दिमाग हमको नहीं भिड़ाना है, हमें जो डाल्टन साहब ने बताया था सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो डाल्टन साहब ने ये 4 पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलें। हमारे एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ होते हैं? एटम के अंदर होते हैं। एटम के अंदर का जो छोटा पार्ट होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, वो होता है हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? इलेक्ट्रॉन को खोजा था जे थॉमसन साहब ने। मैं इसको बोल देती हूँ। ठीक है, प्रोटॉन को किसने ढूंढा था? प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने ढूंढा था। और न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा था? न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक साहब ने ढूंढा था। जे थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड जेम्स चैडविक। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं, चूंकि निगेटिव होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते। तो अगर मैं मान लूँ कूलाम, तो अगर मान लो इस पे 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, आप इसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाना। अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो जिसको हम क्यू से दिखाते हैं चार्ज को, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, तो इट इज़ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एंड 19 कूलाम एंड दिस चार्ज इज स्टैटिक। जब भी चार्ज मोशन में आता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो जब भी चार्ज इन मोशन तो वो करंट जनरेट करता है, साथ ही साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है, जो कि हम अपने फैन में देखते हैं। जो फैन का मूवमेंट होता है ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। कॉइलिंग की जाती है, उसमें बहुत सारी कॉइलिंग की जाती है कॉपर की एक सॉलिड बेस पर, कॉपर वायर की कॉइलिंग की जाती है, इस वजह से उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। खैर अभी हम मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विथ केमिस्ट्री। ओके,
तो इस पे Q कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सिमिलरली अगर मैं पूछ दूँ कि बताओ प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यानी कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। फर्क क्या आता है, डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फिर न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल बॉडी होता है। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि न्यूट्रॉन का क्या यूज़ होता है, तो जब आप और बेसिक लेवल पे जाओगे, बेसिक भी नहीं कहेंगे, और हायर लेवल पे जाओगे और गहराई तक पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इंटर कन्वर्शन से होता है, जिसको हम लोग 2/3 क्वार्क, 5/3 क्वार्क, 5/7, यस 5/7 क्वार्क के टर्म में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्वार्क वाले टर्म जो होता है वो जेईई मेंस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। फिलहाल मैं एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पे हूँ, ठीक है। आज का क्लास मेरा डेडिकेटेड टू एनसीईआरटी ओनली। तो इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज, प्रोटॉन पे इतने चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अब हम बात कर लेते हैं वेट के बारे में। यहाँ पर हमारे मास का कुछ डेटा है, रट्टा मार लेना है, कुछ नहीं करना है, इसको रट्टा मार लेना है। चार्ज तो हमने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन पर होते हैं -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन पे होते हैं +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जब हम मास वाइज जाते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कभी डिस्कस करूँगी, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आप गौर करो, इन दोनों का मास इक्वल है, इसका मास अनइक्वल है, ठीक है, मतलब अलग है। अगर मैं मास यूनिट की बात करूं, ठीक है, इसको डाल्टन यूनिट भी कहते हैं, तो ये 0.00054 होता है, ये 1.00727 होता है यूनिट, एंड 1.00867। इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में 0 मान लिया जाता है, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में 1 मान लिया जाता है, और इसको भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में 1 माना जाता है। तो ये हमारा डिटेल था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। आपको इतना तो याद रखना ही रखना है, और ख़ास करके ये वैल्यू, क्योंकि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल बनाते वक्त बहुत काम आता है ये। अगर आप इस डेटा को भूलोगे तो दिक्कत होगी, ये डेटा और ये डेटा, बाकी की आपको आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का अगला टॉपिक देखते हैं। जो हमारे एनसीईआरटी का अगला टॉपिक मुझे दिख रहा है वो है हमारा थॉमसन मॉडल। डिस्कस तो हमने किया था, लेकिन आज थोड़े डिटेल में थॉमसन मॉडल को देख लेते हैं, ठीक है। तो थॉमसन साहब ने बताया था कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। थॉमसन मॉडल अगला टॉपिक है हमारा। आप एनसीईआरटी को खोल के बैठोगे तो आपको टॉपिक वाइज नजर आएगा। बेस बनाने की कुंजी एनसीईआरटी होती है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एनसीईआरटी को पकड़ के रखो, ठीक है। कोई गाइड बुक, कोई साइड बुक, कुछ काम नहीं है। हाँ, साइड बुक में आप डिटेल में पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेस कहाँ रखना है, बेस एनसीईआरटी ही रखना है, ठीक है। तो थॉमसन मॉडल की जब हम बात करेंगे तो थॉमसन साहब ने बताया, ये आपकी थ्योरी एनसीईआरटी में मिल जाएगी। अगर मैं सारे थ्योरीज दूँ तो मुझे लगता है कि ये 6-7 वीडियो बन जाएंगे, या मेरा एक वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि थ्योरीज को एक्सप्लेन करते जाऊँ। थॉमसन साहब ने बताया कि जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है, इन्होंने बताया एटम होता है स्फेरिकल, ठीक है। और क्या बताया थॉमसन साहब ने, थॉमसन साहब ने ये कहा कि हमारा जो स्फीयर हुआ ये कैसा होएगा, ये पॉजिटिव स्फीयर होता है। तो जो हमारे एटम का स्फीयर होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। वेट कीजिए एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस।
कंटिन्यू करें। थॉमसन मॉडल में बताया गया कि जो हमारा थॉमसन साहब ने बताया कि जो हमारा एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेयर होता है। 3D में एज्यूम करोगे, आप 2D में एज्यूम नहीं करोगे। 2D और 3D का मतलब समझ लो। अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को यूज़ करूँ, जैसे मैं स्फेयर की बात कर लूँ, ठीक है, तो देखो मैं इस एक्सिस पे भी मूव की हूँ और इस एक्सिस पे भी मूव की हूँ, यानी मैंने एक और दो साइड को यूज़ किया, तो ये 2D कहलाता है। अगर मैं 3D की बात करूँ, जिसको हम स्पेस कहते हैं, स्पेशियल ओरिएंटेशन, तो उसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, साथ ही साथ थिकनेस भी होगी। जैसे ये पेन देखो, इसमें लेंथ है, ब्रेथ भी है, कुछ चौड़ाई भी, और साथ ही साथ थिकनेस भी है, तो ये 3D हो गया। ठीक है, मेरे ये हाथ ले लो, इसमें देखो एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, साथ ही साथ एक थिकनेस भी है, तो ये 3D हो गया। ठीक है, ये 3D कहलाता है। और अगर उसमें थिकनेस ना रहे तो 2D कहलाता है। तो उन्होंने जो स्फेयर बताया था वो 3D बताया था। चूँकि आई कांट डू 3D, मेरी ड्राइंग करने की कैपेसिटी बहुत बुरी है, आप ऐसे एज्यूम कर लो कि उन्होंने बताया, थॉमसन साहब ने, कि जो हमारा एटम होता है स्फेरिकल होता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्फेयर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो थॉमसन साहब ने बताया कि पॉजिटिव स्फेयर पे होता है। और थर्ड उन्होंने बताया जो हमारा निगेटिव होता है वो इनसाइड द स्फेयर होता है, यानी जो निगेटिव चार्ज होते हैं स्फेयर के इनसाइड में होंगे एंड नो फिक्स अरेंजमेंट, और इनका कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा, दे कैन बी एनीवेयर। ठीक है, यानी कि निगेटिव कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल कहलाता है थॉमसन मॉडल। इस मॉडल के और कई सारे नाम हैं। इस मॉडल को हम पम्प पुडिंग मॉडल कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। अब सवाल उठता है इसको पम्प पुडिंग या वाटरमेलन से कंपेयर क्यों कर दिए? तो ऐसा मान लो कि तरबूज है, 3D है, और तरबूज का ग्रीन वाला पार्ट यानी आउटर कवर वो पॉजिटिव स्फेयर हो गए, उसके जो सीड्स हो गए वो निगेटिव चार्ज, जो इम्बेडेड एनीवेयर, इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड एनीवेयर, तो सीड्स आर एम्बेडेड एनीवेयर, और साथ ही साथ बहुत सारे स्पेस खाली। तो तरबूज में जो रेड पार्ट होता है वो वैकेंट स्पेस से कंपेयर कर लो। तो ये वाटरमेलन मॉडल या पम्प पुडिंग मॉडल या क्रिसमस केक मॉडल या हमारा देसी खीर मॉडल आप कुछ से भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया थॉमसन मॉडल। अब प्रॉब्लम कहाँ है थॉमसन मॉडल में? देखो प्रॉब्लम कहाँ आने वाला है। जो रदरफोर्ड साहब थे वो इसको वेरीफाई करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, और उन्होंने अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट कराया। इस पर अल्फा पार्टिकल से उन्होंने थॉमसन मॉडल में जो मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया था उसको बॉम्बार्डमेंट कराया। तो ऑब्जेक्शन कहाँ पे? वही अल्फा होता है हमारा पॉजिटिव, और अगर अल्फा पॉजिटिव है और स्फेयर भी हमारा पॉजिटिव है तो होना ये चाहिए था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं सारे को रिटर्न जाना चाहिए था, पार ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस रिपेल ईच अदर। बट ऐसा होता नहीं। रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया था गोल्ड फॉइल पर, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडेविएटेड। तो जैसे ही पास होता है यानी कि ये थेसिस ही गलत है कि हमारा आउटर स्फीयर पॉजिटिव है। इसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को फर्दर कंडक्ट किया जिसको हम रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल का कंक्लूजन समझ लेते हैं। उन्होंने ये बताया कि हमारा एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द सरफेस होते हैं, निगेटिव चार्ज इम्बेडेड इनसाइड द स्फीयर होते हैं, एंड देयर इज नो फिक्स लोकेशन और अरेंजमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज वैकेंट। मोस्ट पार्ट वैकेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थॉमसन मॉडल। ठीक है, अगला मॉडल जो मुझे एनसीईआरटी में दिख रही है वो है रदरफोर्ड मॉडल। चलो डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड मॉडल को। तो रदरफोर्ड मॉडल को डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को 2-3 पार्ट होते हैं। पहला होता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है कंक्लूजन और तीसरा होता है मॉडल।
ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन को समझाऊंगी, मॉडल को रिटर्न दूंगी, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, ये आप क्रिकेट खेलते हो, अगर कभी खेले हो तो देखो, एक पिच है, पिच पे विकेट लगे हुए हैं और कोई बंदा बैटिंग कर रहा, तो क्या सामने वाला बंदा जो बॉलिंग कर रहा है वहाँ 2-3 रिजल्ट हो सकते हैं। पहला, मोस्ट ऑफ द बॉल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, इसको हम कहते हैं डॉट बॉल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बॉल्स आर डॉट बॉल। T20 की बात नहीं कर रहे, T20 में डॉट बॉल्स बहुत कम होते हैं, मैं 50 ओवर मैच की बात कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट समझने के लिए बोल रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ द बॉल पास अनडिफ्लेक्टेड, वो बॉल जो बैट के किनारों पे लगते हैं, मतलब बीचों बीच नहीं लगेंगे, वो डेविएट करेंगे, या तो स्मॉल एंगल या बिग एंगल से डेविएट करें, मेरे को सिर्फ देखना है कि वो डेविएट करेंगे, जिसको लेग बाई में कह सकते, लेग बाई में गया, देन साइड फील्डर को चला गया, देन विकेट के पीछे वाले फील्डर के पास चला गया, फोर को चला गया। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है। तीसरा कंडीशन, अगर बॉल बैट के बीचों बीच लगी तो बॉलर के सर के ऊपर से जाते हुए 6 को जाती है। बस यही 3 कंडीशन को रदरफोर्ड मॉडल ने समझाया, रदरफोर्ड साहब ने समझाया। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने वेरी थीन गोल्ड फॉइल पार्टिकल को लिया, वेरी थीन, थिकनेस उसकी पेपर के थिकनेस से भी 1/20 टाइम कम थी। दिस इज योर, मैं एक एटम, उन्होंने ऐसे बहुत सारे, पूरे गोल्ड फॉइल को लिया था ना, तो ऐसे बहुत सारे एटम उस फॉइल में, फॉइल मतलब होता है लीफ, पत्ता, तो क्या उसमें एक ही एटम होंगे? नहीं, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे। लेकिन चूंकि कंफ्यूजन होता है तो मैं एक एटम को कंसिडर कर बताऊंगी। यही हस्र इस एटम में भी हुआ होगा, यहाँ भी यही हाल हुआ होगा, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, यहाँ भी यही, यानी हर एटम में सेम इंसिडेंट हुई होगी, ठीक है। तो एक एटम को लेकर के समझते हैं। एक एटम को हमने लिया, इधर से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये रेडिएशंस आ रहे हैं। किसके रेडिएशंस आ रहे हैं? अल्फा पार्टिकल। अल्फा कहाँ से निकल रहा है? एक सिस्टम, एक सेटअप होती है, उस सेटअप के अंदर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। पॉजिटिव हीलियम आयन को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, तो वो निकल रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का जब बॉम्बार्डमेंट हो रहा है तो देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ज़्यादातर अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, इधर स्मॉल एंगल और बिग एंगल डिफ्लेक्ट हुए कुछ, ठीक है। और 1 in 20,000, एनसीईआरटी में 18,000 परहैप्स इट इज मेंशन्ड, आप 20,000 याद रखो, ये वैल्यू आपको जनरली नहीं पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एक पार्टिकल ऐसा हुआ कि जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वापस आ गया। तो आपको क्रिकेट का पिच दिख रहा है, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, जो बैट के बीचों बीच लगी वो वापस चली गई, जो साइड में लगी वो डिफ्लेक्ट हो गई, और मोस्ट ऑफ द जो वाइड एंगल पे थी वो अनडिफ्लेक्टेड पार हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 सवाल उठते हैं कंक्लूजन से पहले, मैं खुद पूछना चाहूँगी या फिर आपको बताना चाहूँगी, आपके भी दिमाग में सवाल आना चाहिए, वाई डिड ही यूज़ गोल्ड पार्टिकल? क्योंकि गोल्ड पार्टिकल जो होता है, गोल्ड होता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेचेबल, मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है, यानी हम इसको बहुत ही पतला सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड यूज़ किया। दूसरा, अल्फ़ा को क्यों यूज़ किया? अल्फ़ा को इसलिए यूज़ किया कि पहला तो ये पॉजिटिव होता है, उनको ये जाँच करना था कि थॉमसन ने पॉजिटिव बोला तो ये करेक्ट है कि नहीं है। कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी एक्सपेरिमेंट में डाउट हुआ होगा, ऐसे थोड़ी नहीं का एक दिन सपना आया कि चलो आज अल्फा से एक्सपेरिमेंट करते, और उन्होंने कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। साथ ही साथ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल उन्होंने लिया था उसमें अल्फा पार्टिकल आसानी से रिलीज होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर हो रहा था ये सारा कुछ।
तीसरी बात यहाँ उठती है कि कैसे पता चल रहा था कि रेडिएशंस अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे हैं। तो ये जो सेटअप था, ये सेटअप इंस्ट्रूमेंट के अंदर इधर साइड उन्होंने जिंक सल्फाइड ZnS की कोटिंग कर रखी थी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक करता था वहाँ स्पार्किंग होती थी। अगर स्पार्किंग हुई यानी हरकत हुई, यानी हलचल हुई, मतलब अल्फा पार हुआ। अगर हरकत नहीं हुई तो अल्फा पार नहीं हुआ है। तो यहाँ से इतना सब कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या क्या किया? अल्फा से बॉम्बार्डमेंट कराया और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ट अनडिफ्लेक्टेड। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा? वेट कीजिए, इट्स टी टाइम। तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पास अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कंक्लूजन क्या? ये तो एक्सपेरिमेंट था। कंक्लूजन क्या निकाला? जगह खाली है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड विथ सम एंगल्स। मतलब क्या? मतलब कि ये पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर रहा है कोई, यानी अंदर में पॉजिटिव है। दूसरा कंक्लूजन निकल गया। तीसरा कंक्लूजन, वेरी फ्यू, मतलब वेरी 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 फ्यू, यानी 1 in 20,000 रेडिएशन केम बैक द पाथवे इट हैज़ गॉन। जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वापस आ गया। मतलब सेंटर तो एक तो पॉजिटिव है, दूसरा हैवी है। अब सवाल उठता है कैसे पता चला कि पॉजिटिव है? अगर ये निगेटिव रहता तो स्टक हो जाता, रेडिएशन बाहर जाता ही नहीं, लेकिन रेडिएशन वापस आए। इधर की जो पूरी कोटिंग थी उसमें इस कोटिंग पे स्ट्राइकिंग हो रही है। मतलब क्या? मतलब कि ये रेडिएशन वापस आ गया, मतलब सेंटर पॉजिटिव है, साथ ही साथ हैवी भी है, तभी तो टकरा के उसी रास्ते वापस चला गया। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अब इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला? देखो कंक्लूजन क्या निकलेगा। कंक्लूजन पहला निकलेगा, ठीक है। एटम इज स्फेरिकल, बिल्कुल करेक्ट। ये तो शुरू से ही डाल्टन के समय से चलता आ रहा। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज वैकेंट, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन, सेंटर इज पॉजिटिव एंड हैवी, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा, कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस नाम किसने दिया? रदरफोर्ड साहब ने। यानी न्यूक्लियस को किसने खोजा? रदरफोर्ड साहब ने खोजा। अगला उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये हमारा रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट हो गया। आपको इसकी थ्योरी कहाँ मिलेगी? NCERT में मिलेगी, ठीक है। हर मर्ज का इलाज कहाँ मिलने वाला है? NCERT में मिलने वाला है, ठीक है। सो हमारा रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट। अब देख लेते हैं कि NCERT में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए, जो हमारा अगला टॉपिक है वो एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसो। आइसो मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ डिनोटेड विद Z, और जो मास नंबर होता है डिनोटेड विद A। मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ, आप उसको भी देख सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है तो। चलो इसको आगे करें। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल एटम। अगर एटम चार्ज हो गया है
तो हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करेंगे, बेस्ट तरीका होता है प्रोटॉन को कंसिडर करना। एग्जाम्पल के लिए समझ लो इस चीज़ को कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर मैं ले लूँ सोडियम, तो इसमें जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है 11। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर A इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ दूसरा केस डिस्कस कर दूँ Na+ इन केस, तो इसके केस में Na+ के केस में देखो क्या हो जाता है, जो हमारा प्रोटॉन होता है वो हो जाता है 11 प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है 10 हो जाता है। तो यहाँ पे हम A इक्वल्स टू 11 प्रोटॉन इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है, तो हम ये कंसिडर कर लेंगे। अगर चार्ज स्पीसीज होगा तो आप या तो याद रहा तो कर लो या फिर प्रोटॉन से कंपेयर करो, उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या को मत देखना, ठीक है, आप गलती कर दोगे। ओके, सो एटॉमिक नंबर समझ में है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब अगला होता है कि मास नंबर क्या हो गया। जब मैं बात करूंगी मास नंबर की, सॉरी एटॉमिक नंबर को मैंने ए से डिनोट कर दिया था, याद रखना एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, मैंने नोटेशन गलत कर दिया था, ठीक है। तो जब मैं बात करूंगी मास नंबर की, तो हमारा मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों लिया, इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिया। तो याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है कि हमारा जो मास यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन का 0 होता है, ऑलमोस्ट 0 होता है, प्रोटॉन का 1 होता है और न्यूट्रॉन का 1 होता है। यानी कि एक एटम के अंदर जो भी वेट होगा वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही होगा। दैट्स व्हाई इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि A इक्वल्स टू P+N, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर सोडियम का मुझे याद है कि मास नंबर कितना होता है 23 और हमको ये पता है कि इसका प्रोटॉन होता है 11, तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बोले, N की संख्या निकालने बोले, तो दिस इज A-P, दैट इज 23 - 11 दैट इज 12। ये कंसेप्ट बिल्कुल मत पालिएगा, बिल्कुल मत डालिएगा दिमाग में कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होंगे। देखो ये जो एग्जांपल मैंने लिया है, इसी एग्जांपल में दिख रहा है कि प्रोटॉन 11 है लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 12 है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, ये एक के डिफरेंस पे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा के भी डिफरेंस में होते हैं। अगर आप एफ ब्लॉक में जाओगे और डी ब्लॉक में जाओगे तो डिफरेंसेस 3-3, 4-4 न्यूट्रॉन के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर टॉपिक क्लियर। atomic number is z equals to number of proton equals to number of electrons, और mass number is a and a equals to number of electrons plus number of protons plus number of neutrons। अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो 0 होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो दोनों क्लियर हो गया। z इक्वल्स टू नंबर ऑफ p इक्वल्स टू नंबर ऑफ e एंड मास नंबर a इक्वल्स टू नंबर ऑफ p प्लस नंबर ऑफ n, दैट इज a इक्वल्स टू p प्लस a एंड z इक्वल्स टू p इक्वल्स टू e, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अगला मैंने एक टर्म आइसो लिखा था ताकि मुझे टॉपिक्स याद रहे। तो आइसो में क्या क्या इंक्लूड आ जाते हैं, आइसो में 3-4 चीज़ें इंक्लूड आएंगी। पहला आ जाता है हमारा आइसोटोप, दूसरा हो जाता है आइसोबार, तीसरा हो जाता है आइसोटोन और चौथा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एंड दिस इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ जेई एंड नीट। क्वेश्चन यहां से उठता है, ठीक है, और थोड़ा आसान रहा तो आइसोटोन से उठता है। ये दोनों तो बच्चों को रटा हुआ रहता है, ठीक है।
ना। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप मतलब एटम सेम ही है बट उसका वेट अलग अलग है, यानी कि आपको एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। यानी कि अगर हमने ऑक्सीजन लिए तो वो ऑक्सीजन ही है लेकिन अलग अलग वेट का है, जैसे कि O8 16 O8 18। तो ये हमारा हो गया आइसोटोप। मैंने एक एग्जांपल को डिस्कस किया, बाकी एग्जांपल मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आइसोबार, आइसोबार में क्या हो जाता है? आइसो का टर्म का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ फ्लोरीन 9 18 एंड ऑक्सीजन 8 18, ये आइसोटोप्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दो डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन इनका मास सेम हो गया है ना। तो अगर मास नंबर सेम रहा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहा, तो इसको हम कहते हैं आइसोबार। आइसोटोन में क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? आप एग्जांपल ले लेके कैलकुलेट करो। मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है। न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू होता है A माइनस पी। आप कैलकुलेट करो वहाँ से, ठीक है, और अपने से एग्जांपल लिख दो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे O और O नहीं, O2 माइनस, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 पहले से थे, एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट किया और 2 और बढ़ गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन। और बात कर ले नियन, तो 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो सेम सेम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऐसे स्पीसीज ये दोनों आपस में क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। क्लियर है? तो आपको यहाँ से आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 4 टर्म समझ में आया। चलो चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट टर्म क्या है। एनसीईआरटी का जो अगला मुझे टॉपिक दिख रहा है वो है बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल में जाने से पहले आपको वेव नेचर, देन हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिसका डायलॉग होता है गामा XUV ऑन माइक्रेड, मैं आपको याद करवाऊंगी। तो आपको वो सारी टॉपिक को पढ़ने के बाद ही बोर्स मॉडल पे कमांड हो पाएगा कि वहाँ रेडबर्ग कांस्टेंट को इस्तेमाल करना है। एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है तो एनर्जी की चेंजिंग किस तरह से हो रही है, N1 वैल्यू से N2 वैल्यू में जा रहा है, N2 वैल्यू से N1 वैल्यू में जा रहा है, तो ही एनर्जी चेंज होती है, अदरवाइज एनर्जी चेंज नहीं होती है जब तक अपने ऑर्बिट में रहें। यानी अगर मैं अपने घर में हूँ तो मेरी एनर्जी चेंज कभी भी नहीं होगी। अगर मैं एक फ्लोर नीचे चले जाऊँ या एक फ्लोर ऊपर जंप कर जाऊँ तो फिर मेरी एनर्जी चेंज होगी, या फिर 2 फ्लोर नीचे जाऊँ या 2 फ्लोर ऊपर चले जाऊँ तो एनर्जी चेंज होगी, अदरवाइज एनर्जी चेंज नहीं होगी। इन सारे टॉपिक को समझना है, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँ, क्योंकि फिर वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 40 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज़ में। हम फिर से एनसीईआरटी के ही टॉपिक टू टॉपिक उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के एक पॉइंट भी नहीं छूटने वाला है, स्पेशली वीडियो +1 के बच्चों के लिए है। तो अगर आपको कहीं भी तकलीफ होती है, डाउट होता है समझने में, डू कमेंट मी। आप एनसीईआरटी को पढ़ो और मेरे नोट्स को देखो, A to Z आपको मिलने वाला है। देन आपको इतना पढ़ने के बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप किसी टीचर को ढूंढो कि मुझे एनसीईआरटी के नोट्स को समझा दे। बस आप इस सारे कंसेप्ट को देख लो और आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। और अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही है मतलब आपको केमिस्ट्री समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को ही कंप्लीट करेंगे, लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है।
तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। एंड वन मोर थिंग, मे बी नेक्स्ट वीडियो तक दिवाली पार हो जाए, तो आप सबको हैप्पी दिवाली। गुड लक।